नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूपीएसएससी लेखपाल 2026 परीक्षा की पूरी स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। एक सॉलिड स्टडी प्लान के बिना इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए आज हम वही सटीक और टू द पॉइंट रणनीति डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम 4 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, यूपी लेखपाल परीक्षा ब्लूप्रिंट। दूसरा, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक तथ्य। तीसरा, इतिहास और साहित्य समीक्षा। और चौथा, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण के मूल तत्व। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, यूपी लेखपाल परीक्षा ब्लूप्रिंट, दांव और रणनीति को समझना। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 7994। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतनी शानदार वैकेंसीज सामने हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है और हर एक नंबर गेम पलट सकता है। इस पेपर का पैटर्न देखें तो ये बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। 100 सवालों के इस पेपर में 4 सेक्शन हैं: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य विकास। और अच्छी बात यह है कि सबको 25-25% का बराबर वेटेज मिला है, यानी किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करने का रिस्क हम बिल्कुल नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? 100 सवाल हल करने के लिए 120 मिनट का समय है। स्पीड तो चाहिए ही, लेकिन एक 0.25 की नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी भी है। मतलब अंधाधुंध तुक्के लगाना यहां बहुत भारी पड़ सकता है। एग्जाम में एक्यूरेसी ही सबसे बड़ी ढाल बनेगी। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक तथ्य, राज्य का मानचित्रण। जब हम यूपी का मैप देखते हैं तो इसकी सीमाएं एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती हैं। यूपी की बाउंड्री 8 राज्यों से मिलती है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश से ही यूपी के 11 जिले लगते हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी सिर्फ एक ही है जो बॉर्डर शेयर करती है, और वो है दिल्ली। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे एग्जाम में कई बार घुमा फिराकर पूछा जाता है। अब नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की बात करें तो पूरे 35 जिलों में से 8 जिले यूपी के हैं। इन 8 के नाम बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो अक्सर मिस हो जाती है वो ये कि शामली इसमें शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट यानी 23वां जिला था। अब एक बड़ा ही कमाल का ऐतिहासिक कनेक्शन देखिए। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 8 तो आज के उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी और कुरु का इंद्रप्रस्थ, जो आज का मेरठ और पश्चिमी यूपी वाला हिस्सा है। इन पुराने जनपदों को आज के मॉडर्न जिलों से जोड़कर याद रखना एक अचूक स्ट्रैटेजी है। ग्राम्य प्रशासन की बात हो और चकबंदी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जमीनों को एक जगह इकट्ठा करने का ये प्रोसेस 1954 में शुरू हुआ था। कहाँ से? मुजफ्फरनगर के कैराना और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना से। और 1958 आते आते इसे पूरे रीजन में लागू कर दिया गया था। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, इतिहास और साहित्य समीक्षा, अधिकतम प्रतिधारण के लिए सामान्य ज्ञान। हिंदी लिटरेचर से जुड़े सवालों में गारंटेड मार्क्स चाहिए, तो इन महान हस्तियों के जन्मस्थान जरूर याद कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें गांधी जी ने राष्ट्रकवि कहा था, उनका कनेक्शन सीधे झांसी से है। और राहुल सांकृत्यायन जी का आजमगढ़ से। वैसे एक छोटी सी डिटेल और, राहुल जी के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। आइए अब एक क्विक रैपिड फायर सवाल से टेस्ट करते हैं कि बेसिक्स कितने क्लियर हैं। सवाल ये है, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनका पब्लिश होने वाला सबसे पहला नॉवेल कौन सा था? तो जवाब ये रहा, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और क्या आपको पता था कि उनका असली नाम धनपत राय था? और रही बात उनके डेब्यू की, तो सेवा सदन वो नॉवल था जिसने साहित्य की दुनिया में उनकी एक शानदार शुरुआत की थी। आर्ट और कल्चर सिलेबस को टैकल करने के लिए इन लोकल डांसेस को उनके रीजन के साथ सही ढंग से मैप करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए चरकुला और मयूर डांस सीधे ब्रज क्षेत्र से जुड़े हैं, वहीं कर्मा और पाई डंडा बुंदेलखंड की पहचान है। इसे टेबल फॉर्म में याद रखना सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। मॉडर्न हिस्ट्री की इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा की ट्रैजिक घटना हुई, और इस एक घटना का असर यह हुआ कि ठीक 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। और इसी टाइमलाइन में आगे 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आता है। ये तीनों डेट्स स्ट्रिक्टली याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण के मूल तत्व, महत्वपूर्ण संशोधन और परिस्थिति की। पॉलिटी में अगर हम इन माइलस्टोन्स को ध्यान से देखें तो देश का ढांचा कैसे बदला ये साफ समझ आता है।
खास तौर पे 1951 का पहला अमेंडमेंट जिसने लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार पेश किए। लेखपाल एग्जाम के लिए ये एक सबसे अहम पॉइंट है। इसके बाद 1989 का 61वां संशोधन भी कम नहीं है, जिसने वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया था। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से आजकल बहुत सवाल बनते हैं, इसलिए इन ग्लोबल माइलस्टोन्स का सीक्वेंस याद होना ही चाहिए। 1971 के रामसर कन्वेंशन से लेकर 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक, जो ओजोन लेयर के लिए था, यहां से कोई ना कोई डायरेक्ट सवाल पक्का पूछा जाता है। थोड़ा साइंस और हेल्थ के कनेक्शन को देखें तो ऐसे सटीक टर्म्स सीधे सही जवाब तक ले जाते हैं। पीने के पानी में नाइट्रेट ज्यादा हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इकोलॉजी की बात करें तो लाइकेन जल प्रदूषण के सबसे सटीक इंडिकेटर होते हैं। ये कीवर्ड्स सीधे दिमाग में छाप ली। और इस पूरी तैयारी को करंट अफेयर्स के बिना कंप्लीट नहीं माना जा सकता। चंदौली में देश का पहला फ्रेट विलेज बनना हो, या लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का टाइटल मिलना, राज्य की रीसेंट अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो क्वेश्चन पेपर में दिखने के पूरे चांसेस रखती हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के बाद रास्ता बिल्कुल साफ है। सामने 7,994 वैकेंसीज हैं और सिलेबस का पूरा रोड मैप हमने समझ लिया है। पर अब असली स्ट्रैटेजी आप उम्मीदवारों के हाथ में है। सबसे पहले किस सेक्शन पर पकड़ बनाई जाएगी? सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित या ग्राम्य विकास? संकल्प लीजिए और अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ जुट जाइए। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।